हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आइल्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स के कंसेप्ट्स के बारे में जो यूजली आइल्स की राइटिंग टास्क 2 में और राइटिंग टास्क 1 में यूज़ होते हैं और फिर भी स्टूडेंट उनको गलत करते हैं या फिर उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है बेसिकली। ओके, तो वीडियो में पूरे 10 से 11 मैं कंसेप्ट डिस्कस करूँगा जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ग्रामर के कंसेप्ट, और इसके बाद कोई भी आपको ग्रामर के टॉपिक को उठा के देखने की या फिर उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड दिस वीडियो विल बी प्रूव एंड एक्सेल इन योर आइल्स प्रिपरेशन फॉर ग्रामर टॉपिक्स। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपकी आइल्स नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी शर्म। ये बहुत ज़्यादा बोल दिया गया। ओके, कट इट। यहाँ एक चीज़ और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे लास्ट वीडियोस में जितनी भी अप्रिशिएशंस दी है, कमेंट करके, डीएम्स करके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो, सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। ये रीज़न ठीक नहीं होगा, अकेला रीज़न। बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकता हूँ मतलब मैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर बढ़े, अपने ग्रामर के कुछ कंसेप्ट्स को सीखें, जिसके बाद हम थोड़ी सी अगर फ्री टाइम मिला तो ज़रूर लाइव करेंगे और आपके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट जंप इन द वीडियो एंड बी डिस्कस विद द आइल्स कंसेप्ट्स। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको एजेंडा पता लग गया अब तक कि हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ग्रामर के कंसेप्ट्स के बारे में जो आइल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, मैंने यहाँ कुछ 6 to 7 कुछ भी ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स चूज़ किए हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू नहीं करूँगा। आई होप सो आपको राइटिंग टास्क 1-2 का थोड़ा पता हो, थोड़ा इन द सेंस, क्योंकि मैं यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन भी डिस्कस करने वाला हूँ इन टॉपिक्स में। तो होप सो थोड़ा टेंस की पैटर्न वगैरह पता हो, ठीक है, कि टेम्पलेट वगैरह, इंट्रो, BP1, BP2, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन, इस तरह से हम इसका टेम्पलेट यूज़ करते हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में भी हम नंबर ऑफ पेजेस नोट्स बनाएंगे। ओके, और ये सभी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, होप सो मिल जाएं, नहीं तो 99 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि कई स्टूडेंट्स कहते भी हैं मुझे डायरेक्ट DM करके कि आप इसको सेल क्यों करते हो 99 रुपीज़ में। एज यू नो, आपको सबको पता है कि फ्री चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता। तो सबसे पहले तो मैं भी सभी नोट्स अपने फ्री वगैरह में दिया करता था, लेकिन वो इतने सर्कुलेट होते थे कि वो घूम फिर के मेरे पास ही आते थे। ओके, तो इन द सेंस मेन मोटिव इसका कहने का है कि स्टूडेंट क्या करता है कि फ्री रख लेता है, फिर वो रखे उसको मिट्टी खाती है। ओके, तो इसलिए 99 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा अमाउंट है। आप इंस्टीट्यूशन वगैरह में भी आप इतने पैसे 3000 4000 1 मंथ के पे करते होंगे। ओके, नोट सभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप कमेंट वगैरह चेक कर सकते हो। ओके, सभी जो भी वीडियो में बनाई है उन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, अगर फ्री है तो प्लीज़ अभी डाउनलोड कर लो, अदरवाइज यू हैव टू पे 99 रुपीज़ फॉर दिस काइंड ऑफ नोट्स। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कईयों को नाम से नहीं पता होगा, बिकॉज नहीं हो, अगर पता हो नहीं हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, टिल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो एग्रीमेंट है ये दो चीज़ों के बीच में, आपको पता लग ही गया होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है, अगर एक चीज़ पूछूं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं आपको कहूँ कि सिंपल सब्जेक्ट है जो हमारा, वो हम सिंपल सेंटेंस है जो हमारा, वो हम 2 तरह से बना सकते हैं। ओके, तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए चलते हैं हम वीडियो पे, नोट्स पे, और फिर ध्यान से देखते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, अब मैंने कहा कि 2 तरह से हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो 2 तरह से किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो नोट्स में लिखा रखा है टू बी की फॉर्म।
डिस्कस की हुई है। ओके, एम, आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट नेम या फिर दिस के साथ इज लगेगा, वी यू दे या प्लूरल हम कहते हैं उसके साथ आर लगेगा। ओके, ये हमारी टू बी की फॉर्म है। तो सिंपल सेंटेंस हम दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा पास होगा कि टू बी की फॉर्म का यूज़ करके, एंड सेकंड थिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होगी, इनडेफिनिट टेंस। ओके, टेंसेस का यूज़ करके। अब सिंपल सेंटेंस और टेंसेस में क्या डिफरेंस है? ओके, तो दोनों टेंसेस हैं, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टू बी की फॉर्म ये होती है कि इज एम आर वोज वर, इन दोनों का यूज़ करके कोई एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सेंटेंस है हम कभी भी अपनी राइटिंग टास्क 2 में यूज़ नहीं करते। तो जो भी स्टूडेंट यूज़ करता है अभी से बंद कर दो, बिकॉज यार मैं भी राइटिंग चेक करता हूँ ना स्टूडेंट्स की टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे लिंक दे दूंगा उसका भी। तो उसमें मैं देखता हूँ यार स्टूडेंट्स इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं राइटिंग टास्क 2 में। राइटिंग टास्क 2 में टॉपिक्स कैसे कैसे आते हैं, हमारे पास थीम जो होते हैं वो जर्नल इश्यूज से भरे होते हैं ना, कि इस तरह के इशू हैं, इसको इसके ऊपर लिखो, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करो, कुछ सोल्यूशन डिस्कस करो, और आप इज एम आर का यूज़ कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या वैरायटी किस तरह से दिखा सकते हैं, तो हम अगर सेकंड वे का यूज़ करें, सेकंड वे कौन सा आपको बताया कि इनडेफिनिट सेंटेंसेस का यूज़ करें। ओके, तो उससे ही हम अपना बॉडी पैराग्राफ पूरा एक बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्पीकिंग में भी इसका यूज़ मत करो टू बी की फॉर्म का, कहीं कहीं इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप इनडेफिनिट से भी अपनी सभी जो पैराग्राफ है वो बना सकते हो, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। ओके ओके, गॉट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं कि एग्रीमेंट एक्चुअल में हुआ क्या था। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। तो ब्रो एग्रीमेंट ये हुआ कि अगर तो सिंगुलर एक जगह आएगा, तो वर्ब ने बोला, मतलब अगर सिंपल बताऊं तो अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वर्ब कहता है कि मैं प्लूरल हूं। अगर सब्जेक्ट कहता है कि मैं प्लूरल हूं तो वर्ब कहता है मैं सिंगुलर हूं। ओके, कि दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों सिंगुलर नहीं हो सकते, दोनों प्लूरल भी नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा रेस्ट ऑफ द कंटेंट। ओके, तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो रिस्पेक्टिवली जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। अब इससे ना आप ऐसे नहीं समझोगे, इसके साथ तो मुझे आपको एक एग्जांपल देना ही होगा। ओके, अगर यहाँ मैं ये एग्जांपल लिखूँ, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, तो आपको लगता है कि ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशंस कहीं भी यूज़ होते होंगी आइल्स में? स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग वगैरह में बात कर रहा हूँ। ओके, नहीं, तो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस टू बी की फॉर्म यूज करके हो गया। ओके, अब इनडेफिनिट भी यूज करना है। इनडेफिनिट यूज कैसे करना है, इट वर्क्स प्रॉपरली। ओके, एक सेंटेंस को दो तरह से सिंपल में ही कैसे बना सकते हैं, इट इज वर्किंग प्रॉपरली, इट वर्क्स प्रॉपरली, दोनों का मतलब है ये वर्क कर रहा है। ओके, इसमें भी आप कहोगे कि सेंटेंस कंटिन्यूस सेंटेंस लगे हैं ना, टेंसेस लगे का यूज हुआ है कंटिन्यू टेंस का, तो वो भी ठीक है। ओके, लेकिन सिंपल हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, तो वेयर कैन वी यूज एस और ई एस। अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी यही होती है कि अगर चलो ठीक है सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर, अब प्लूरल है क्या, प्लूरल में हम एस या ई एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ। ओके, वर्ब के साथ, अब वर्ब के साथ एस और ई एस कहाँ लगेगा वो हमें नहीं पता। अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ एस लगना है कहाँ ई एस लगना है, दे नो हिम वेरी वेल। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ही गोज फ्रॉम देयर बिकॉज ऑफ यू, कुछ भी सेंटेंस हो आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, ही गोज, अब यहाँ गो क्यों नहीं लगा, अब आई लिखता मैं आई गो। ओके, अगर यहाँ मैं क्या लिखता, अगर दे लिखता दे गो फ्रॉम देयर। ओके, तो अब मैं ही गोज क्यों लिख रहा हूँ, ई एस कहाँ से आया और ई एस क्यों लगा, एस क्यों नहीं लगा यहाँ पर। ओके, तो नाउ वाई वी यूज ई एस, उसके बारे में देखते हैं। तो वेयर शुड वी ऐड एस और ई एस, तो इसके लिए भी एक कुछ एक्सेप्शंस है। आपको पता है एक्सेप्शन सभी चीज़ों में होती है, जो भी कंसेप्ट इतने डेप्थ होते हैं उस सभी जगह हमारे कंसेप्शंस होती हैं, राइट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोडिंग हो या कुछ भी लैंग्वेजेस वगैरह हो। ओके, तो वेयर शुड वी ऐड एस और ई एस, तो व्हेन द वर्ब एंड्स विद, अगर कभी भी कोई भी वर्ब इन अल्फ़ाबेट्स के साथ या बंच ऑफ अल्फ़ाबेट्स के साथ हमारी एंड होगी, वहाँ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे, बेसिकली ई एस का यूज़ करेंगे, ई एस का,
रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि अगर इसकी जगह कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ भी आए वहाँ एस आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले इन वर्ड्स पे। तो सबसे पहले तो सी एच, बंच ऑफ सी एच। ओके, ये कहीं भी आए वो चीज़ आ गया हमारे पास, है ना, तो वहाँ हम ई एस का यूज़ करेंगे। अब कहीं भी एस एस आए, मिस आ गया हमारे पास, ही मिसेस, ओके, वहाँ ई एस का यूज़ करेंगे। एस एच आ गया, एक्स आ गया, जेड जेड आ गया, या जी जी आ गया, ओके, वहाँ हम ऐड करने वाले हैं हमारा ई एस। ओके, तो इसमें भी कई एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शन 1 क्या है कि विद वाई, अगर कोई भी वर्ब हमारी एंड होती है विद कंसोनेंट प्लस वाई के साथ, तो वहाँ हम आई लगाएंगे वाई को काट के और ई एस का यूज़ करेंगे। ओके, आई लगाएंगे वाई को काट के और ई एस का यूज़ करेंगे। आप प्लीज़ अपने नोटबुक अपने साथ रखो और वो ये सभी चीज़ें लिखते जाओ। ओके, और उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन हमारे पास है, अगर वाई आए वोवल के साथ तो हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा वाई में, अलोंग विद दैट हम एस ऐड कर देंगे। ओके, इसमें भी कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। होप सो ये टॉपिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अपनी पूरी मतलब नोट्स वगैरह बना के रखो, ताकि ये नोट्स आपके कब काम आएंगे, जब आप अपना एग्ज़ाम फिल कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे। ओके, तो प्रिपरेशन के टाइम पे यही नोट्स आपके काम आएंगे। एस या ई एस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो बहुत कॉमन सिली सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, बिफोर आइल्स प्रिपरेशन में बात कर रहा हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो यार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उसमें भी मतलब कंफ्यूज रहते हैं, या फिर लगा लो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, और इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है। वहाँ मैं बात करूँगा पंचुएशन की। बेसिकली पंचुएशन में हम 3 से 4 चीज़ें यूज़ करते हैं पंचुएशन की। ओके, हम सबसे पहले तो सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अगर नहीं करते आप अब तक, तो प्लीज़ सेमीकोलन यूज़ किया करो अपनी राइटिंग में। इट गिव्स अ इनक्रेडिबल इम्पैक्ट ऑन योर राइटिंग टास्क टू। ओके, तो सेमीकोलन में यूज़ करता है स्टूडेंट। दूसरा हमारे पास कोलन भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यूज़ करता है। ओके, सॉरी, कोमा, और कोमे का यूज़ करता है। ओके, यहाँ मैं ना थोड़े से एग्जांपल दूंगा। अब देखो, कोमा का आपको पता है कोमा कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। कोलन मैं नहीं कहता कि कोलन आप कहीं यूज़ करो, तो छोड़ो, कोलन कहीं यूज़ नहीं करना। दो चीज़ें में कंफ्यूज है। कोमा आपको पता है, यहाँ मैं सेमीकोलन की बात करूँगा। इंपॉर्टेंट मुझे सेमीकोलन लगता है। तो सेमीकोलन में क्या है कि स्टूडेंट ऐसी ऐसी जगह यूज़ कर देता है जहाँ जहाँ हमें यूज़ नहीं करना होता। ओके, मैं बस सिर्फ यहाँ 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा, फिर इस टॉपिक को रैप अप करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ना मुझे जहाँ तक लगता है कि सेमीकोलन में हमें ये ही पता होना चाहिए बस कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। आपके लिए सिंपल होगा ना अगर मैंने बता दिया कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। टॉपिक पे चलते हैं, चलो, है ना। यूज़ कहाँ करना है, तो सिंपल से वर्ड बताता हूँ, हाउएवर, नेवरदलेस और नॉनदलेस। हाउएवर तीनों सिनोनियम है एक दूसरे के, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये सभी मतलब सेंटेंस कंट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। ओके, हाउएवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, थस, इन एडिशन, कंसीक्वेंटली, ऑल्सो, स्टिल, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां हम यूज़ कर सकते हैं हमारा सेमीकोलन। अब किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर शो किया है। हाउएवर से पहले आप देख सकते हो कि मैंने कोमास का यूज़ किया, सेमीकोलम्स का यूज़ किया। ओके, सेमीकोलम्स, हाउएवर, कोमा। फिर उसके बाद हम अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम अपना सेमीकोलम का यूज़ करेंगे। अब कहाँ कहाँ नहीं करेंगे स्टूडेंट, यहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन कंसेप्ट ये पंचुएशन का मेरा कवर करने का सिर्फ यही था कि कहाँ कहाँ ब्रो नहीं करना है। ओके, तो टू कनेक्ट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की जगह पर यूज़ नहीं करना है। अब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आप कहोगे यार इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी नहीं पता हमें। ओके, कहाँ यूज़ करें, तो उसके लिए भी मैं आपको वर्ड बताता हूँ जहाँ जिससे पहले यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ड जहाँ भी आगे वो आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। आप अगर अब तक नहीं पता है तो कोई नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ हमें कभी भी अपना सेमीकोलम यूज़ नहीं करना। अब कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस कहते हो रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं फॉर बॉयज़, फैन बॉयज़ समथिंग कुछ ऐसा ही है, मुझे अब तक याद नहीं अब, लेकिन ये है फॉर एंड नोर बट और येट सो। ये हमारे पास फैन बॉयज़ कुछ कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस है जिसके साथ हम अपना सेमीकोलन बेसिकली यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो होप सो ये टॉपिक भी आपका कवर है।
एंड आपको समझ में आया होगा। मेन कंसेप्ट तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक टॉपिक कराऊँ, 2 टॉपिक कराऊँ या 10 टॉपिक कराऊँ, अगर मैं 10 भी करा देता हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आया, या 1 करा देता हूँ आपको समझ में नहीं आए, तो वीडियो का कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और अदरवाइज़ कुछ भी अगर आपको लगे ना ऐसा कंसेप्ट कि मुझे समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा वीडियो आपके लिए नहीं बना सकता, या स्पेशली आपके लिए भी मैं बना सकता हूँ। जब भी मैं नेक्स्ट कोई भी टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा, उसमें ये टॉपिक थोड़ा-सा एरिया उसका डिस्कस कर सकता हूँ मैं। ओके, तो कमेंट ज़रूर करना कि क्या आपको समझ में सबसे ज़्यादा आया, क्या चीज़ आपको वैल्यूएबल लगी सबसे ज़्यादा, और क्या चीज़ मुझे डिस्कस दोबारा करनी चाहिए विद द डेप्थ नॉलेज। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आप देख सकते हो यार, यहाँ ना मैं डिस्कस कर रहा हूँ 15 कुछ टॉपिक। ये मैं वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। तो इसमें क्या है कि आर्ट, बिजनेस एंड मनी, ये कुछ ना 15 टॉपिक है हमारे पास। अब ना ये मैंने कहीं और भी पढ़े हैं, ये मैंने पढ़े हैं आइल्स लिज की वेबसाइट पर। ओके, बी होनेस्ट विद यू। ओके, तो मैंने क्या किया था जब मैं अपनी आइल्स कर रहा था, तो मैंने क्या किया था बेसिकली अगर बताऊं तो आर्ट वगैरह इन सब के ना टॉपिक के मैंने थोड़े से सैम्पल आंसर्स लिखे। सैम्पल आंसर इन द सेंस कि सैम्पल क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, और फिर मैंने देखा कि सैम्पल क्वेश्चन इसके कितने बन सकते हैं, और उन सभी के आइडियाज़ रिवाइज करे। ओके, आइडियाज़ यार ऐसे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में जाओ, कुछ ऐसा अनफेमिलियर सा टॉपिक आ गया और आपको तो आइडिया बनाने में ही टाइम लग जाएगा ना। मुझे ये सब कुछ पता है, तो इसलिए मैं क्या करता था, अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करता हूँ अभी भी, उन्हें कुछ ऐसे जो भी मेरे नोट्स हैं वो 49 99 जो भी इसका प्राइस है, उसमें आपको ये सभी टॉपिक्स के क्या मिलेंगे, आइडियाज़ मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना, आइडियाज़ पढ़ने हैं उसके। ओके, वो कैब मैं प्रेफर नहीं करता, वैसे वो कैब है उनमें, इन सभी टॉपिक्स के बारे में वो कैब है, लेकिन वो कैब मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट कहीं कहीं यूज़ करते हैं यार उसको। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। ओके, अगर लेना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम उन नोट्स में बात कर चुके हैं। ओके, लेकिन अब मैं इसके बाद क्या बताना चाहता हूँ आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या कि यार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुझे बोलते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन, उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे ना इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं अपने इंस्ट्रक्टर से कि सेंटेंस फॉर्मेशन करो, राइट योर सेंटेंस यूज़ करो राइटिंग टास्क 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक से। ये हमारा थर्ड टॉपिक है जहां हम बात कर रहे हैं हमारे वैरायटी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास ऑल्दो येट का स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल सा लगा लो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ ना हमारे पास एक प्रॉब्लम है। कहीं तो स्टूडेंट ऑल्दो के बाद कोमा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने नोट्स में यूज़ कर रखा है। ओके, और कहीं कहते हैं कि ऑल्दो के बाद कभी कोमा यूज़ नहीं होता। ऑल्दो हो गया हमारे पास, इवन दो हो गया। अब ऑल्दो का हिंदी अगर बताऊं, ऑल्दो की हिंदी हमारे पास हालांकि होती है, सेंटेंस यूज इन राइटिंग टास्क 2 ऑल्दो येट का मतलब यहाँ पर हमारे पास फिर भी होता है। वैसे तो येट का मतलब अभी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑल्दो के साथ अगर हम यूज़ करें, और हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, चलो वो भी आगे बताऊँगा स्किप कैसे कर सकते हैं। अगर हम येट का यूज़ करें इस ऑल्दो के साथ, तो इसका मतलब बदल के फिर भी हो जाता है। ओके, इस सेंटेंस फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सभी सेंटेंस फॉर्मेशन के एक एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ साथ साथ, जिससे आपको क्लियर होता चले जाए कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। राइट, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, तो ये देखो, पहले सबसे पहले ऑल्दो द ट्रेंड ऑफ मोबाइल फोन्स हैज़ मोर एडवांटेजेस, इसके बहुत मतलब मान लो कि हमारे पास एक थीम है, एक टॉपिक है राइटिंग टास्क 2 में, जिसमें हम बता रहे हैं कि ना मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए मतलब अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी पैराग्राफ में उसके प्रोस एंड कॉन्स, तो उसमें हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, इन कंक्लूजन ऑल्दो द ट्रेंड ऑफ मोबाइल फोन्स हैज़ मोर एडवांटेजेस, हालांकि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। येट का मतलब यहाँ क्या है, फिर भी कोमे के बाद येट आएगा। ओके, पंचुएशन का भी ध्यान रखना है, कोमा के बाद येट आएगा। वी कैन नॉट इग्नोर द awful effects of this trend। ओके, फिर भी हम इसके बुरे जो हमारे मतलब इफेक्ट्स हैं उसको नहीं भूल सकते। अब यहाँ इफेक्ट लिखा है, अब अफेक्ट नहीं लिख सकते। अफेक्ट ए से शुरू होता है, इफेक्ट ई से शुरू होता है, उसमें भी डिफरेंस है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे कभी किसी वीडियो में। लेकिन यहाँ मेरा जो मोटिव है कहने का वो ये है
कि जो यहाँ मैंने येट का यूज़ किया ना, अगर आप यहाँ येट हटा भी दो तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे, लेकिन आपको कोमा ज़रूर लगाना है। कोमे का मतलब क्या है कि अगर यहाँ कोमा लगाया ना, तो ये पता लग गया कि ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, अब ये कंप्लीटिंग सेंटेंस का जो फ्रेज़ है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ऑल्दो के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि कोमा ना लगाओ यार, ठीक है? अगर आपको नहीं पता कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम कोमा, वहाँ नहीं यूज़ करो, ना ही करो तो बेटर है। ओके, अब ऑल्दो के साथ कोमा नहीं लगेगा। ऑल्दो द ट्रेंड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैज़ मोर एडवांटेजेस बट या येट, बट भी यूज़ करते हैं। ओके, बट येट या कोमा, अगर अब यार आप स्पीकिंग में बोलोगे तो आप उसको कोमा थोड़ी बोलोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि यहाँ कोमा, तो वहाँ तो आप बट का या येट का यूज़ करोगे ना, तो वो आप बोलने में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप राइटिंग लिखो, सेंटेंस लिखो, तो आप येट का यूज़ मत ही करो। ओके, वी कैन नॉट इग्नोर द फुल इफेक्ट्स ऑफ द दिस ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल्दो कार इज़ अ यूजफुल व्हीकल, कार एक यूजफुल व्हीकल है, फिर भी, यहाँ कोमा का यूज़ किया, फिर भी इट हैज़ प्लेथोरा ऑफ कॉजेज विच आर फेस्ड बाय ह्यूमन, फिर भी उसके बहुत ज़्यादा ऐसे कॉजेज है जो ह्यूमन फेस करता है। ओके, इवन दो येट, ऑल्दो येट, इवन दो येट। अब इवन दो हम किसके साथ यूज़ करते हैं? देखो, मेन चीज़ बताता हूँ, उसके बाद ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। ऑल्दो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऐसे इशू के लिए जो रिलेटेड हो आपकी अथॉरिटी से, या फिर आपके लाइक इन द सेंस कि कोई कॉर्पोरेशन या फिर अथॉरिटी के साथ रिलेटेड हो। ओके, लाइक कोई भी गवर्नमेंट होगी उसके साथ हम इवन दो का यूज़ कर सकते हैं। कोई कॉर्पोरेशन इन द सेंस कि स्कूल हो गया, कोई स्कूल के साथ भी हम इवन दो का यूज़ करेंगे, ऑल्दो का यूज़ नहीं करेंगे तो बेटर है। ओके, ऑल्दो कर भी सकते हैं, अगर नहीं करें तो अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आया तो हम अपना वो वैरायटी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन का जो कीड़ा है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम इवन दो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का मतलब, इन स्पाइट ऑफ का मतलब आपको बताने की ज़रूरत है या नहीं? चलो बताता हूँ। इसका मतलब है के बावजूद। ओके, डिस्पाइट के बावजूद, स्पाइट ऑफ के बावजूद। तो इट इज़ फैक्ट दैट डिस्पाइट ऑफ सुपीरियर बिंग अप। ओके, कि डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, कि अच्छी परवरिश के बावजूद, ब्रिंगिंग अप या बोर्ड अप, इसका मतलब परवरिश होता है, ऑफ चिल्ड्रन सम आर फेल्ड टू गेट सक्सेस, फिर भी वो फेल हो जाते हैं सक्सेस पाने में। ओके, सक्सेस की प्राप्ति करने में, अगर ज़्यादा हिंदी जाऊँ तो। ओके, तो होप सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं। ओल्ड पीपल फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अलावा, लाइक इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि ना, ओल्ड पीपल न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके, इन स्पाइट ऑफ मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरे पेपर वाले। ओके, ये एग्जांपल है, एग्जांपल ही लो। ओके, तो फोर्थ सेंटेंस फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, फोर्थ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हम अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टेलीविज़न नॉट ओनली हेल्प्स पीपल टू रिड्यूस द स्ट्रेस बट ऑल्सो, कि एक चीज़ ले लो यार, एक कोई भी सब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ मैंने टेलीविज़न का यूज़ किया है, तो टेलीविज़न ये नहीं करता, ये भी करता है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट रखो जिसकी दो हमारे पास एडवांटेजेस हों या फिर दो डिसएडवांटेजेस हों। ओके, या तो एडवांटेजेस हों या डिसएडवांटेजेस हों, तो उन दो को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से कर सकते हैं। ओके, टेलीविज़न नॉट ओनली हेल्प्स पीपल, या अगर यहाँ नेगेटिव होता तो टेलीविज़न नॉट ओनली डिसएनकरेज पीपल, या कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड हम यूज़ कर देते टू रिड्यूस, बट ऑल्सो लाइक वॉशिंग देयर माइंड, समथिंग वी कैन यूज़। ओके, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ तो मुझे इतना टेलीविज़न, अब इसको क्या समझा आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो से? नॉट ओनली बट ऑल्सो से डायरेक्ट मेरा मतलब ये है कि एक आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके भी बारे में टॉपिक बात चल रही है। ओके, लाइक आर्ट का सबसे पहले डिस्कस किया था, तो आर्ट हमारे पास, अब आर्ट के अगर दो हमारे पास डिसएडवांटेज हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर दो आर्ट के हमारे पास एडवांटेजेस हैं तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं। अब ये ना हो कि एक एडवांटेज हो एक डिसएडवांटेज हो, तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन पे चलते हैं, स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ द मोर। ओके, ये भी बहुत अच्छा हमारे पास वैरायटी ऑफ
स्ट्रक्चर है जो हम अब राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। द मोर एंड द मोर द एजुकेशन, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी द मोर अपॉर्चुनिटीज़, उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं सिर्फ सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ। द मोर द लाइफ, जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ होगी द मोर द एक्सपीरियंस वी हैव, उतनी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वी नहीं होगा यहाँ तो लगा देना, कुछ भी लगाना हो जो। ओके, वेदर और नॉट। अब यार वेदर और नॉट का ये एग्जांपल वैसे तो पैराफ्रेजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो। पैराफ्रेजिंग आप इसके साथ पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, रियली पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से देखो सबसे पहले, हाँ मैंने यूज़ भी ऐसे एग्जांपल किया है। सम पीपल ओपाइन दैट, कि सम पीपल ओपिनियन, सम पीपल का कुछ ऐसा है, कुछ पे लोग सोचते हैं। थिंक दैट, ओपाइन दैट, सब यूज़ कर सकते हैं। बिलीव दैट, वेदर ट्रेडिशनल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट, कि ट्रेडिशनल थिंकिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपको क्या लगता है? ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन पे। लेकिन ये सभी मैं जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ ये इस उससे नहीं कर रहा कि मुझे सिर्फ आपको कराना है। ओके, सभी प्लीज़ आप अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करके देखिए। इन सब के एक काम करिए, एग्जाम्पल अभी मुझे पॉज करो, वीडियो पॉज करो और अभी इनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स बना के मुझे कमेंट करो, मैं अभी चेक करूँगा। ओके, 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कुछ समझे हो उनसे। ओके, कुछ तो यार थोड़ा थोड़ा तो आप भी करो, मैं अगर इतना कर रहा हूँ तो। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है सेंटेंस फॉर्मेशन, इसको बिल्कुल भी मतलब वो ना करना, क्योंकि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ओइंग टू या ड्यू टू का, वो आपका पूरा एक बीपी बना सकता है, बॉडी पैराग्राफ बना सकता है। इसमें क्या करना है, इसमें कोई मैंने वो नहीं दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया, क्योंकि मैंने बाद में ऐड किया था। ओके, जब मैंने अपने पुराने राइटिंग टास्क देखे तो उसके बाद मैंने ये ऐड की है सभी चीज़ें, राइट, ओइंग टू और ड्यू टू का। अब ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लो कि आप अपना राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट कर रहे हो, बॉडी पैराग्राफ इन द सेंस बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ चलो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल, वैसे तो नोट्स में सभी एग्जांपल इसके साथ शुरू हो रहे हैं, जो नोट्स हैं 99 वाले, उसमें सभी एग्जांपल में बात कर रखी है मैंने इन सब की। तो उसमें क्या है कि ओइंग टू ड्यू टू दैट आप अपना रीज़न दे सकते हो, ड्यू टू डैट आप अपना रीज़न दे सकते हो, दोनों सेम है। ओके, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, और ऐसे आप ये नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको अपने बॉडी पैराग्राफ में एक बार एक चीज़ यूज़ करनी है ओइंग टू, अब 2 आइडिया भी तो दे सकते हो ना, दोगे 2 आइडिया तो देने ही पड़ते हैं ना। तो ओइंग टू फर्स्ट आइडिया के लिए यूज़ करो, ड्यू टू सेकंड आइडिया के लिए यूज़ करो। ओके, तो उस तरह से आप अपने एक ही चीज़ में 2 आइडियाज़ दे सकते हो और 2 सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। ये भी वैरायटी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन में ही आएगा। ओके, तो होप सो ये आपको क्लियर होगा टॉपिक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज़ बिना किसी उसके इसको समझना टॉपिक को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइटिंग टास्क 2 में किस तरह से आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो, किस तरह से आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो, किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, इवन कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन, और फिर ज़ीरो फॉर्मेशन सुनी होगी, जब इफ़ से शुरू होते हैं वो सभी हमारे 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस फॉर्मेशंस होती हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम राइटिंग टास्क 2 के सेंटेंस फॉर्मेशन से। टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में देखो, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ना मैंने कुछ ये वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, लेकिन यहाँ मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिकैप कराना चाहता हूँ एक बार। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन, ये 4 फॉर्मेशन हमारी है जो हमारे लेवल्स होते हैं राइटिंग टास्क 2 में, जो हमें मतलब एट द एंड हमें ये चारों यूज़ करने ही पड़ते हैं। ओके, हम यहाँ शुरू करेंगे इस कंसेप्ट को कि एक सिंपल सेंटेंसेस से पहले। अब सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनता है, फिर हम देखेंगे कि सिंपल से लेवल अप कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनता है, उसके बाद कंपाउंड से लेवल अप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनता है, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसमें हम सभी तीनों के 3 सेंटेंसों का यूज करने वाले हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? सो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का। अब यार सिंपल सेंटेंस
पहले ही बताया है मैंने, पिछले थोड़ा रिकैप करो, पहले शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, तो इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं होने वाला अब दोबारा। अब यहाँ डिस्कस करूँगा मैं कंपाउंड सेंटेंस, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या है ब्रो? तो कंपाउंड सेंटेंसेस में ना हम कोऑर्डिनेशन सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता है कि कोऑर्डिनेट जहां भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट सेंटेंस फॉर्मेशन यूज हो जाए, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन कराता है। जब सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस हमारा दो मिलते हैं तो हम कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन एक बिल्ड करते हैं और फॉर्म करते हैं। ओके, और वो हम किस तरह से कर सकते हैं? अब देखो, यहाँ मैंने दोबारा एक एग्जांपल दिया है, माय फ्रेंड नेम इज़ राहुल एंड ही इज़ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो अब यार यहाँ मैंने एंड का यूज़ किया ये, लेकिन ऐसे एग्जांपल मैं क्यों ही दूं? ये बिल्कुल ही आपका यूजलेस एग्जांपल कह सकता हूं मैं, बिकॉज ये ऐसे सेंटेंस तो आप कहीं यूज ही नहीं करोगे। ऐसे तो स्पीकिंग में भी कोई नहीं यूज करता यार। अगर आप करते हो तो प्लीज चेंज करो, थोड़ा पैराफ्रेज करो। क्या ये छठी क्लास के बच्चे वाले एग्जाम्पल आप यूज़ कर रहे हो अभी तक? ओके, राइटिंग में तो अवॉइड करो इसको, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। अब कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन के एग्जाम्पल आपको कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ओके, तो उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर सभी के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नो व्हाट आई मीन? सो लेट गेट स्टार्टेड विद आवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, हाउ टू बिल्ड। अब देखो कॉम्प्लेक्स का क्या है कि यहाँ हमने कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्ड करी ना। अब कंपाउंड प्लस कंपाउंड अगर हम करें तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ओके, इसमें कंपाउंड में भी देख लो एक बार, फॉर एंड नोर बट और येट सो, अगर कहीं भी ये चीज़ें लग गई हमारी तो वो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ओके, तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स हम दो तरह से बना सकते हैं। सिंपल याद है ना? सिंपल हम दो तरह से बनाया था हमने, एक तो टू बी की फॉर्म का यूज़ करके और एक हमारा उसका इनडेफिनेट का यूज़ करके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद रखना है सब कुछ, कुछ भी भूलना नहीं है। ओके, लाइक मैं भी नहीं भूला यार, अभी तो आपको करा के हटाऊँ। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन हम दो तरह से किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहला है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है? द सेकंड थिंग है जो रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव, अगर ब्रो सच्ची बताऊं तो ना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपने किसी सेंटेंस में यूज कर दिया तो आपका बैंड स्कोर एकदम से बूस्टअप होगा राइटिंग टास्क 2 में। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस ये कोई छोटे मोटे हमारे वो नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े वेपन्स लगा लो, क्योंकि ये हमारे पास है हु, डेट, वेयर, हाउ, विच, हुज, जो भी हमारी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, और जो हमारा सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस है वो कुछ यहाँ 20 लिख रखी है मैंने, वो पढ़ो एक बार। आफ्टर, ऑल दो, एज, बिकॉज, इवन इफ, इवन दो, इफ, इन ऑर्डर टू, वंस, ओके, प्रोवाइडेड दैट, रेदर देन, सिंस। अब आप कहोगे यार ये सारी चीज़ें यूज़ कहाँ करूँ मैं, मुझे नहीं पता कहाँ यूज़ करनी है और किस तरह से यूज़ करनी है। वेट फॉर ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस मैं पहले से ही रेडी था, तो इसलिए मैंने इन सभी के कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन पहले ही करके रखी हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और आपको दिखेंगी, मतलब समझ में आएगा कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑल दो मैं पहले भी अब यूज़ कर चुका हूँ, है ना? पिछले कंसेप्ट्स में हमने किया था, यहाँ भी मैं ऑल दो का यूज़ करूँगा। ऑल दो मैनी चिल्ड्रन प्ले कंप्यूटर गेम्स, अदर, फिर भी येट कॉमा का यूज़ किया। अदर प्रेफर स्पोर्ट्स, फिर भी कहीं स्पोर्ट का यूज़ करते हैं कि यहाँ ऑल्दो का यूज़ हुआ। मैनी चिल्ड्रन प्ले गेम्स वाइल, वेयर एज, अदर प्रेफर स्पोर्ट्स। इसी को अगर चेंज करूँ तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर सॉरी कुछ जो चिल्ड्रन हैं वो प्ले करते हैं वीडियो गेम्स, जबकि वेयर एज, वाइल, इसका मतलब कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट करते हैं किसके साथ? स्पोर्ट्स के साथ। ओके, इन ऑर्डर टू इन द सेंस सोल्यूशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों को एक साथ ही काम करना चाहिए अगर ये करना है, मतलब कोप अप करना है इसको, पब्लिक हेल्थ इश्यूज को। ओके, तो गेमिंग वगैरह का यहाँ एग्जांपल है इवन इफ यूज़ किया, जिसमें इवन इफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो स्कूल से इसमें सो का यूज़ किया है। सो हमने कहाँ यूज़ किया था? सो हमने लास्ट कंपाउंड
फॉर्मेशन में यूज़ किया था। ओके, तो इसके बाद यहाँ मोर ओवर, इवन इफ का यूज़ किया है। पॉज करो वीडियो को और पढ़ो एक बार सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर वंस का हमने यूज़ किया है। ओके, तो पढ़ना ज़रूर इन सभी सेंटेंस फॉर्मेशंस को। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट थर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन का एग्जांपल है, एज का यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया, एंड का यूज़ किया, रेदर देन का यूज़ किया है। अब देखो यार, एक सेंटेंस में अगर इतनी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का दोनों का मिक्सचर। अब एंड आ गया तो मतलब क्या है कि वो कंपाउंड फॉर्मेशन है। अगर एज आ गया, फोर आ गया, तो भी हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन है। रेदर देन आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन है। तो यहाँ दो चीज़ें मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ साथ कंपाउंड फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ हमारा क्या बनता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, दैट्स फाइन। तो राइटिंग टास्क 2 में इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन से सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। BP1 में ये पूरा का पूरा मैंने एक वो बनाया हुआ है कि आप इन सेंटेंस फॉर्मेशन का यहाँ यूज़ करने का ट्राई करो। अभी से ट्राई करो, 10-15 जितने भी आपको टास्क लिखने हैं सभी टास्क लिख के मुझे अभी टेलीग्राम पे भेजो, मैं अभी चेक करके आपको दूंगा। ओके, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर फिर भी यार प्रॉब्लम है कि मुझे लिंक नहीं चल रहा, लिंक हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम पे जाओ, आप डायरेक्ट प्रो लर्निंग सर्च मारोगे तो भी वहाँ एक पेज आ जाएगा। ओके, तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप में। ओके, तो अब उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हमारे पास कंसेप्ट है कंडीशनल सेंटेंस फॉर्मेशन का। ओके, आपको अभी बता के आता हूँ मैं कि 0 टाइप, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, इन तरह के हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशंस होती हैं। 0 टाइप से शुरू करते हैं, इसके एग्जांपल भी दूंगा, आपके लिए इजी होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि 0 टाइप में होता क्या है। ये देखो फैक्ट्स है कि सब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। अब फैक्ट्स डेट आर जनरली ट्रू, जो ज़्यादातर ट्रू ही होते हैं, उन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इफ़ प्रेजेंट सेंटेंस, जो भी प्रेजेंट सेंटेंस है, या प्रेजेंट सेंटेंस ज़्यादातर मेक ही तभी बनाते हैं जब ट्रूथ हो, है ना, जब फैक्ट हो, कोई ट्रूथ हो कि हाँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं उठता हूँ, ये एक ट्रूथ है। तो मैं काम पर इसी दिन काम पर जाता हूँ, तो ये एक ट्रूथ है, मेरी तरफ से ट्रूथ है ना, तो मुझे पता है ना मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, ये ट्रूथ है। तो यहाँ मैं किसका यूज़ करूँगा, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करूँगा, सिंपल इनडेफिनेट का, नोट द टू बी का यूज़ नहीं करूँगा, इनडेफिनेट से। सिंपल सेंटेंस से मेरा मतलब है इनडेफिनेट सेंटेंस से। ओके, तो फैक्ट दैट आर जनरली ट्रू इफ प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट सेंटेंस, अगर कहीं भी हमें जीरो का यूज़ करना हो तो इफ़ के साथ हम प्रेजेंट सेंटेंस कोमा प्रेजेंट सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। ओके, इफ़ चिल्ड्रन स्टे विद देयर पेरेंट्स, अगर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कोमा दे लर्न अ लॉट ऑफ एथिक लाइक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग हमारे पास होता है कि अच्छा लाइक हैबिट्स सीखते हैं। ओके, एंड अबाउट देयर रिचुअल्स, और उन्हें पता होता है अपने रिचुअल्स के बारे में जो वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अगर वो पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो। ओके, डन। अब जो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हैं वो आपके ऊपर, देखते हैं आप कितना पढ़ते हो। ओके, और एक सेंटेंस फॉर्मेशन प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़ मेरी तरफ से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे टाइप 1। तो टाइप 1 में हम क्या करेंगे, अगर ये हो तो वो होगा, अगर ये हो तो वो होगा, अगर क्या हो, ओके, वो ही तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन बोल रही है हमें। टाइप 1, अगर ये करोगे तो ये होगा। अगर अब आप इसको पढ़ोगे, अगर आप इसका एक सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ोगे तभी तो मैं चेक करूँगा ना। अब अगर आपने लिखा ही नहीं तो मैं चेक क्या करूँगा, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है। इफ़ गवर्नमेंट इनेक्ट्स का मतलब लागू करना, इनफोर्स भी आप बोल सकते हो, इनफोर्स सम लॉज फॉर हुम कमिट क्राइम, जो भी क्राइम करता है तो द क्राइम रेट में डिक्रीज, मतलब कि अगर जो भी क्राइम करता है, कोई बड़ा क्राइम कर रहा है, अगर उसको डायरेक्ट हम कोई पनिश करे, तो बड़ी सज़ा दे दें, तो उसके बाद क्राइम हो सकता है रुक जाए। ओके, ये जो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हैं, गो अहेड पढ़ो उसको और अपनी राइटिंग टास्क 2 में करने की कोशिश करो। ठीक है, तो टाइप 2 के ऊपर चलते हैं। टाइप 2 हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। ओके, उसमें मतलब क्या होता है, अगर ये होता तो वो हो जाता, अगर मैं मतलब कि अगर ये होता तो वो हो जाता, समझे कि इफ़ पास्ट सिंपल, सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड प्लस ऑब्जेक्ट। वुड कुड हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, मोडाल्स, ऐसे आगे भी पढ़ाऊंगा थोड़ा, एक दो मोडाल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ किस वे में यूज़ है। वुड कुड हमारा यूज़ होता है कि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं हुई है वो डिस्क्राइब करना,
इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी इफ़ आई वॉज देयर। ओके, अगर मैं वहाँ होता है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, मेड सम रूल्स रिगार्डिंग इट, इसके साथ कुछ बनाती इट। अब यहाँ ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। पास्ट सिंपल सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सिंपल प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो यहाँ फॉलो हुई है अच्छी तरह से। एस प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस वुड कुड प्लस ऑब्जेक्ट, वुड का या कुड का यूज़ कर सकते हो। पीपल वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम, अगर गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे वो रूल्स पहले ही बना के रखती, कोविड का एग्जांपल ले लो यार, अगर कोविड से मतलब गवर्नमेंट ने अगर सोचा होता कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है और उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे बनाती रूल्स, तो हमें हो सकता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, तो ये 4-5 एग्जाम्पल जितने भी हैं आपके इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ करिए, इन सभी को पढ़िए एक बार, ठीक है? और एक एक एग्जाम्पल यार ज़रूर बना के मुझे दिखाइए, क्योंकि इतने 40 मिनट पर 41 मिनट की वीडियो अभी तक हो चुकी है। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बनाओ तो। मैं जितनी वैल्यूज़ इस वीडियो में डाल रहा हूँ, मुझे लगेगा कि वर्थ इट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट टाइप 3 रह गया ना, टाइप 3 को पहले कंप्लीट करते हैं। ये भी हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या? अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। ये थोड़ा सा डीप है, ये आप ऊपर ऊपर से पढ़ो। मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करो, क्योंकि आपने गंद ही मारना है, मुझे पता है। मैं भी गंद ही मारता था इस टाइम तो, है ना? ये थोड़ा है तो जस्ट अवॉइड इट। टाइप 3 जस्ट मैंने थोड़ा बताऊंगा आपको ऊपर ऊपर से, क्योंकि ज़रूरी है कि 1 2 बता दिया यार, 3 नहीं बताया, है ना? अगर आपको यूज़ करना है तो गो अहेड, यूज़ करो, ट्राई करने की कोशिश करो। कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं है जो आप ट्राई नहीं कर सकते। ओके, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका बैंड स्कोर यही सेंटेंस फॉर्मेशंस इंक्रीज करेंगी राइटिंग टास्क 2 में। तो अगर ये होता तो वो हो चुका होता, ठीक है? कि मतलब अगर इन द सेंस की एग्जांपल देखते हैं, इफ़ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो स्टडी अच्छी करता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं कुछ अच्छा करता तो मैं ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी होती, कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई करता तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। ऐसे कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी ऐसे ही आप याद कर सकते हो। याद इन द सेंस कि समझ सकते हो इनको, पढ़ सकते हो इनको, और स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशंस को, क्योंकि राइटिंग में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप कोई सेंटेंस फॉर्म करोगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, आप ये भी ठीक कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। तो लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यार आप इतनी मिस्टेक करते हो ना। मैंने आपके लास्ट वीक वैसे ही खोल लिया मैं टेलीग्राम ग्रुप, और देखे वहाँ सेंटेंस फॉर्मेशंस देखी आपकी सभी वो देखे जो भी आप लिखते हो राइटिंग टास्क 2। यार आप प्रेपोजिशन भी ठीक नहीं कर रहे। या प्रेपोजिशन तो इन द सेंस, चलो यहाँ कुछ लिस्ट है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ क्या है, ओन हमें कहाँ कहाँ लगाना है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मैं बताऊँगा कि डेज के साथ लगाना है। अब उसका एग्जांपल भी दूंगा। ओके, एग्जांपल भी दिया है। इन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? मंथ, सीजन्स, ईयर्स, पार्ट ऑफ द डे इन द सेंस इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग में आप इन यूज़ करोगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड के बाद, इन द सेंस कि इन एन आवर, इन द फ्यूचर, ठीक है, वहाँ हम इनका यूज़ करेंगे। अब यहाँ रिस्पेक्टिवली मैंने एग्जांपल दी है। लाइक फर्स्ट पॉइंट अगर मंथ, सीजन्स, ईयर्स हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में ही आपको दिख रहा होगा क्या है कि इन समर, इन जुलाई, इन 2007 उसका यूज़ किया गया है। ओके, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। लिस्ट, पूरी लिस्ट पढ़ो, ये सभी प्रेपोजिशन के ऊपर है। इसमें ज़्यादा डेप्थ क्या ही कराऊंगा मैं दोबारा रिपीट थोड़ी करने हैं, ये आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है, आप खुद ही पढ़ सकते हो। अब मैं वीडियो थोड़ी लंबी करूँगा इसके कारण, तो होप सो पढ़ो इनको, 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस हैं इसको पूरे रीड करो इसके, और फिर आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ना मैं इतनी जल्दी जल्दी कंसेप्ट्स को क्यों निकाल रहा हूँ, है ना, अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो यार ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये हमारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आप
आपको खुद रीड करने पड़ेंगे, आपको खुद इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं ये रिपीट कर दूंगा, अभी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की एक एक चीज़ थोड़ी रीड करूंगा मैं, कि मैं रीड करूंगा आप सुनोगे। ओके, ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सभी नोट्स मिल जाएंगे, वहां जाके खुद पढ़ो ये चीज़ें। ओके, जो मेन चीज़ थी, कंसेप्ट थे, वो मेरे पास क्या थे, सेंटेंस फॉर्मेशन को बताना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करना जो मेरे पास था, और जहां आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो पंचुएशंस में, सेमीकोलन कहाँ यूज़ करें कहाँ ना करें, वो चीज़ें मैं आपको बतानी थी। ओके, और कई सेंटेंस एग्जांपल्स आपको बताने थे। ओके, यहाँ मैं मोडाल्स की यूज़ करूँगा। मोडाल्स यार 5 मोडाल्स से आप अपना एक BP1 BP2 ईजिली बना सकते हो मोडाल्स से, कि कहीं भी आपके पास मोडाल्स वैसे कहाँ यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, आपके राइटिंग टास्क 2 में भी होते हैं और स्पीकिंग में होते हैं, 2 जगह सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। तो कैन का यूज़ करा। ओके, कैन, इट यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैन हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन थीम में। इसके कुछ एग्जांपल्स में है, गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स अ न्यू रूल टू प्रोटेक्ट दैट, इसको कैन का यूज़ हुआ है यहाँ। ओके, स्टूडेंट एंड टीचर्स कैन इम्प्रूव इट बाय देयर कोलेबोरेशन और इक्वली कंट्रीब्यूशंस। ओके, यहाँ हमने कैन का यूज़ किया। कुड का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। मे और माइट का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, की पॉसिबिलिटी कितनी है, कि बारिश होगी या नहीं होगी। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बारिश होगी या नहीं होगी, अब तक नहीं हुई। ओके, तो शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी को हमें कुछ सजेस्ट करना हो, ओके, रिकमेंडेशंस देनी हो, वहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे। शैल और विल, शैल को पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब सभी जगह हम विल का यूज़ करते हैं। तो सभी जगह विल का यूज़ करना है, यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं आप यहाँ आपसे चाहूँगा इजाज़त जाने की, क्योंकि नेक्स्ट कंटेंट भी तैयार करना है यार, वो भी सोच रहा हूँ मैं क्या किसके ऊपर बनाऊँ। अगर आप कुछ कमेंट करें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो और भी बातें करनी है आपके साथ, लाइक मैं लाइव आना चाहता हूँ, मुझे लाइव का बताओ कि मैं लाइव आऊँ, कब आऊँ, बिकॉज मेरा टाइम यहाँ का आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, दिन रात का फ़र्क है, दैट्स इट। 12 आवर्स का डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। मैं कहाँ रहता हूँ अब ये भी क्वेश्चन करोगे आप, तो मैं यहाँ कनाडा, सरी, BC। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, वी विल बी बैक विद अनदर वन, और उसमें हम कुछ ऐसा कंसेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ यार जहाँ प्रॉब्लम आती है। अब मैं बना दूँ कि Day 1 और फाइल्स प्रिपरेशन, अब यार Day 1 में क्या बताऊँगा मैं, सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊँगा, मतलब सेंटेंसेज, इज़-एम-आर, वोज़-वर, ये चीज़ें के ऊपर थोड़ी डिस्कस करूँगा मैं चाहता हूँ कि आप पिछली वीडियो देख चुके हो, मैं ऐसा सोचता हूँ। ओके, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस कंटेंट तैयार करता हूँ नेक्स्ट अपकमिंग जो होगा। ओके, जो अपकमिंग कंटेंट होगा वो मैं यही सोच के बनाऊँगा कि आपने ये पूरी वीडियो देख चुके हो। सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड सी यू सून ऑन यूट्यूब लाइव। थैंक यू वेरी मच।